हेलो एस्पेरेंट्स। मेरा नाम मोहम्मद एजाज अनवर है। और पिछले क्लास में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि इन्फ्लेशन क्या होता है और उसके डिफरेंट काइंड्स बहुत डिटेल में पढ़ा था। और लेकिन आज मैं कुछ स्टूडेंट के रिक्वेस्ट पे मैं आज बेसिक फंडामेंटल जो है इकोनॉमिक्स का बताना चाह रहा हूँ। क्यों ताकि बहुत सारे लोग जो हैं नॉन इकोनॉमिक बैकग्राउंड के भी हैं और उन्होंने +2 लेवल तक पढ़ा होगा, लेकिन उसको डिटेल में बताना चाहूँगा। बेसिक फंडामेंटल जो है आपका, क्योंकि जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमको बेसिक फंडामेंटल का जानना बहुत ज़रूरी है कि इकोनॉमिक्स क्या है, कैसे इसका ओरिजिन हुआ और इसका यूज़ क्या है, डेली लाइफ में इसका यूज़ क्या है। ये सब सारी चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे हम। तो बेसिकली हम जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले जो हमारे पास जो सोसाइटी में या इकोनॉमी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, क्योंकि हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड रिसोर्सेज है और अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स है। अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स हैं। क्योंकि इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि आपके पास रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है और इंसान की जो ज़रूरतें हैं, ह्यूमन डिज़ायर, वो अनलिमिटेड है। और इस दोनों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि हम इफ़िशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को इस तरह से हम रिसोर्सेज का एलोकेशन करें ताकि डिज़ायर लेवल तक और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रिसोर्सेज का और उससे ज़्यादा से ज़्यादा आउटकम हासिल कर सकें और मैक्सिमम लेवल पे सेटिस्फेक्शन पहुंचाया जा सके। और साथ ही साथ हमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि हमारा इन्वायरमेंट वो बैलेंस बना रहे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हम बढ़ते रहें, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि हमारी इकोनॉमी में जो प्रेजेंट जो जनरेशन है, जो भी हम यूज़ करते हैं उसकी वजह से इतना ना एक्सेसिव यूज़ कर लिया जाए कि फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ बचे ही ना। यानी कि उसको सेम रिसोर्सेज का जो यूटिलाइजेशन आज के डेट में हम कर रहे हैं वो फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा रहे। तो बेसिकली हम इसीलिए जनरली इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन भी यही होता है। इकोनॉमिक्स का जो डेफिनेशन है उसमें क्या होता है कि इंसान की जो ज़रूरतें हैं वो बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड है। एक ख़त्म होती दूसरी ज़रूरतें शुरू हो जाती है, लेकिन हमारे पास जो इकोनॉमी में या किसी भी इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज होते हैं, संसाधन होते हैं, वो लिमिटेड होते हैं। और लिमिटेड संसाधन में जो हमारी इकोनॉमी में जो डिमांड है, डिमांड और सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई की वजह से इसके ट्रेड ऑफ के बीच, यानी ट्रेड ऑफ ये बोलते हैं, ट्रेड ऑफ के बीच, इस दोनों के बीच में जब कितना डिमांड है फिर हम कितना सप्लाई पूरा कर रहे हैं, ये दोनों को ध्यान में रखते हुए हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और इंसान की जो डिज़ायर है, ह्यूमन वांट्स, वो अनलिमिटेड है। तो यहाँ पे जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो अथॉरिटी हैं, उसका काम क्या होता है कि जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए वो क्या करते हैं, इफ़िशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से किया जाए जिसका कि ऑप्टिमम यूटिलाइज हो और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की वजह से ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट हो। यानी अगर हम समझें कि सबसे पहले जब हम इकोनॉमिक में क्या करते हैं कि एलोकेशन करते हैं रिसोर्सेज का, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करना जरूरी है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। जब हम इफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करेंगे कि किसको कहाँ पे कितना रिसोर्सेज को प्रोवाइड किया जाए, प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ताकि इसकी वजह से हमें
ऑप्टिमम ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट को इकोनॉमी में बढ़ाया जा सके। जब ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट होगा, तो ऑब्वियसली जब आउटपुट होगा तो फिर इकोनॉमी एक प्रोसेस में चल पड़ेगी, क्योंकि जब आउटपुट ज़्यादा होगा, जिसको आउटपुट को हम क्यू से भी डिनोट करते हैं, क्यू से, अगर आउटपुट इकोनॉमी में ज़्यादा होगा, इसका मतलब ये हुआ कि सप्लाई ज़्यादा है, सप्लाई की वजह से है। और सप्लाई ज़्यादा इसलिए है क्योंकि डिमांड हमारी इकोनॉमी में बढ़ रही है। तो बेसिक जो फंडामेंटल यही है इसका, कि जब इकोनॉमिक्स हम कहते ही उसे हैं कि इंसान की ज़रूरतें, जो आवश्यकताएं हैं, वो अनलिमिटेड है और हमारे पास संसाधन लिमिटेड है। उन दोनों के बीच में इस तरह से कोऑर्डिनेट किया जाए, इस तरह से इफ़िशिएंट एलोकेशन किया जाए रिसोर्सेज का, ताकि उससे उसका ऑप्टिमम, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो। और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की वजह से क्या होगा कि हम प्रॉपर्ली उसका यूटिलाइज जब करेंगे तो हमारा आउटपुट ज़्यादा होगा। और यही हमारा इकोनॉमी का एक सार है, एक जो बेस है। अब यहाँ पे बात आती है कि इकोनॉमिक्स कितने तरह के होते हैं, ठीक है। अगर हम देखें तो इकोनॉमिक्स और फंडामेंटल इकोनॉमिक्स हम दो तरह के हिस्सों में बांटते हैं। पहला हम पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स ठीक है। दूसरा जो हमारा है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो को हम बोलते हैं व्यष्टि, ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र। और इसको बोलते हैं समष्टि, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स, इससे पता चल रहा होगा कि जब हम इकोनॉमी में बात करते हैं, देखिए माइक्रो, स्मॉल, यानी कि स्मॉल लेवल पे जब हम किसी चीज़ को स्टडी करते हैं, वो माइक्रो लेवल पे स्टडी हो गई। जब हम माइक्रो की बात करते हैं, वो होता है ब्रॉड लेवल पे, यानी कि एग्रीगेट लेवल पे। एग्रीगेट लेवल पे जब हम स्टडी करते हैं, वो हमारा कहलाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहूँगा, थोड़ा बहुत आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि मैक्रो मैक्रो और क्या होता है। कि जब हम किसी भी, मिसाल के तौर पर एक पेड़ है, उस पेड़ को हम इंडिविजुअली जब हम उसको स्टडी करते हैं, कि उसकी पत्ती के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि उसका रूट कैसा है, कितनी हाइट है, वो पेड़ किस चीज़ का है, यानी कि उसके बारे में हम डिटेल स्टडी जब करते हैं या डिस्कशन करते हैं, तो वो हमारा होता है माइक्रो लेवल स्टडी कहलाएगी। जब हम उसी उसी फॉरेस्ट में जितने भी पेड़ हैं, जितने भी फॉरेस्ट में है, जितने भी ट्रीज हैं जितने भी ट्रीज हैं, जब इसको हम डिस्कशन करते हैं, तो हमारा आ जाता है मैक्रो स्टडी। जब इंडिविजुअल लेवल पे हम करते हैं, जब इंडिविजुअल लेवल पे हम करते हैं, जब इंडिविजुअल लेवल पे हम स्टडी करते हैं, तो वो हमारा कहलाता है माइक्रो लेवल स्टडी। जब हम एग्रीगेट लेवल पे जब स्टडी करते हैं, वहां पे हमारा आता है मैक्रो स्टडी, मैक्रो लेवल स्टडी। अब माइक्रो में क्या क्या चीज़ें आती है? माइक्रो में चीज़ें जैसे कि हम अगर बात करें, माइक्रो में जो चीज़ें हैं, हम क्या करते हैं, जैसे इंडिविजुअल फॉर्म्स, कंज्यूमर, प्राइसेस, डिमांड, सप्लाई, ईटीसी। जब इस तक हम डिस्कशन करते हैं इंडिविजुअली कि किसी कोई भी फॉर्म है, जैसे मान ले कोई इंडस्ट्री है, अगर एक ब्रेड की इंडस्ट्री है, क्योंकि सुबह की शुरुआत अगर हम ब्रेड की बात करें, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई इंडस्ट्री का
प्रोफाइल क्या है, कितने एम्प्लॉयर्स उसमें, कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं, और उसमें कितने प्रोडक्शन होता है, और प्रोडक्शन में उस सप्लाई डिमांड का क्या स्टेटस है, हम वो भी देखते हैं। फिर उसके बाद हम उसमें ये देखते हैं कि उसके प्राइसेस का मार्केट इक्विलिब्रियम के थ्रू, यानी मार्केट इक्विलिब्रियम में क्या आता है कि ये होता है सप्लाई, ये होता है डिमांड, और ये होती है प्राइस, और ये होता है क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी कितना सोल्ड किया गया, कितना मार्केट में बेचा गया, इसके हिसाब से। जैसे मिसाल के प्राइस अगर यहाँ पे है P1 है, तो क्वांटिटी हमारा Q1 है। अब प्राइस अगर घट के चला जाता है अगर P2 में, तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारा चला जाता है Q2। तो देखिए कंडीशन क्या है कि हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ पे है, सप्लाई और डिमांड का जहाँ पे इंटरसेक्ट होता है वहाँ पे अगर प्राइसेस है, तो दैट मीन्स कि हमारी ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ही हम प्राइस जो होता है कॉम्पिटिटिव मार्केट में फिक्स की जाती है, प्राइस जो होता है डिटरमाइन किया जाता है। अगर प्राइस नीचे है, मान लें कि प्राइस अगर बढ़ गई, तो फिर क्या होगा, प्राइस अगर बढ़ जाने की वजह से क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या है कि आपका डिमांड क्या है, कम है, सप्लाई ज़्यादा है। जब डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है, तो फिर जो प्रोड्यूसर है, जो सप्लायर है, वो क्या करेगा, प्राइस को डाउन कर देगा ताकि डिमांड बढ़ाई जा सके। जब प्राइस डाउन करेगा तो फिर आ जाएगा ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। उसी तरह का वाइस वर्सा, यानी कि जब प्राइसेस कम है और प्राइस और आपका जो प्राइसेस जब कम हो जाएगा, जैसे इस पोजीशन पे अगर प्राइस है, तो डिमांड सप्लाई आपका कम है और डिमांड ज़्यादा है। तो ऐसे भी जनरल फिनोमेना है कि जब डिमांड ज़्यादा होता है किसी चीज़ के, तो इसका मतलब जो सप्लायर है वो इस चीज़ को समझ जाते हैं कि जो कंज्यूमर है, जो बायर्स है, अगर हम प्राइस बढ़ा देंगे तो ये परचेज करने के लिए तैयार रहेगा। ये ह्यूमन फिनोमेना भी है कि जब कोई भी चीज़ मार्केट में अवेलेबल होती है, उसकी सप्लाई बहुत कम होती है, तो डिमांड करने वाले ज़्यादा होते हैं। जो सप्लायर क्या करते हैं कि प्राइसेस को वो जानबूझ के बढ़ा देते हैं कि ताकि उसको प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हो जाए। और क्योंकि मार्केट में बाई करने के लिए जिसको पहले ज़रूरत है, वो ज़्यादा पैसा देने के लिए, ज़्यादा पेमेंट करने के लिए तैयार है, ज़्यादा अमाउंट पे करने के लिए तैयार है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करता है कि प्राइसेस हाइक हो जाती है, प्राइसेस बढ़ जाती है। ये तो हो गया हमारा माइक्रो स्टडी। जब हम माइक्रो माइक्रो लेवल पे जब स्टडी करेंगे, जिसको हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। जब मैक्रो स्टडी हम बात करेंगे, मैक्रो लेवल की स्टडी, मैक्रो इकोनॉमिक्स की जब स्टडी हम करेंगे, तो उसमें हमने क्या किया कि अब फॉर्म्स है, जैसे मिसाल के तौर पे ले लीजिए कि आपका मोबाइल कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री ले लीजिए। कम्युनिकेशन इंडस्ट्री ले लीजिए। इसके अंदर क्या आता है, मोबाइल, मोबाइल कम्युनिकेशन में आ गया। क्या क्या है, जैसे अभी मिसाल के तौर पे ले लीजिए, जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन का एक काइंड है। अब इसमें एक चीज़ ये देखिए कि जब हम किसी एक इंडस्ट्री के बारे में डिस्कशन करेंगे, जैसे जियो के बारे में कहेंगे कितने एम्प्लॉयमेंट है, जियो के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे कि कितने एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉय, इसमें देखेंगे कि टोटल जो हमारे पास कितने एम्प्लॉय, ये जो है वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस क्या है, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। ठीक है, इसमें देखेंगे कि टोटल वर्कर कितने काम कर रहे हैं, इसकी प्राइसेस कैसे फिक्स होती है, क्या प्राइसेस कैसा है इसका। ठीक है, और इस सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड की जाती है कंज्यूमर्स को, किसको, कंज्यूमर्स को। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं सिर्फ एक मोबाइल जो सेक्टर है, जो फर्म है, उसके बारे में कर रहे हैं, जियो के बारे में। अगर उसी तरह से एयरटेल के बारे में भी बोलेंगे हम, उसी तरह वोडाफोन को, जब सबकी स्टडी एक कंबाइंड वे में करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ तो लिया कि टोटल नंबर एम्प्लॉयमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ वर्कर कितने हैं, किसमें, जियो में। अगर हम तीनों इंडस्ट्री को मिला के हम ये स्टडी करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ वर्कर कितने काम करते हैं इसमें।
तो हमारा ये एग्रीगेट लेवल हो जाएगा। ये एग्रीगेट लेवल पे हम जब स्टडी करते हैं, दिस इज नोन एज द मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये मेजर डिफरेंस है आपका कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, और इसके जो मेजर इंडिकेटर्स हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंडिकेटर्स में एग्रीगेट लेवल पे हम क्या करते हैं, जैसे पिछली क्लास में मैंने डिस्कस किया था। सबसे पहला था, हमने क्या लिया था, इन्फ्लेशन, महंगाई जिसको बोलते हैं हम, महंगाई। ये पूरे इकोनॉमी का की इंडिकेटर्स है, महंगाई। दूसरा में आता है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट कह लीजिए या एम्प्लॉयमेंट, दोनों, या एम्प्लॉयमेंट कह लीजिए। तो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है। ठीक है। तीसरा हमारा जो आता है वो आता है आपका पॉवर्टी। चौथा हमारा जो आता है वो आता है आपका मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो आता है नेशनल इनकम, नेशनल इनकम। इसी नेशनल इनकम को हम आम बोलचाल में जो लोगों के ज़बान पे जो चढ़ा जो बात जो वर्ड चढ़ा हुआ है, वो जनरली क्या है, उसको हम बोलते हैं जीडीपी, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम। इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय आय। हमारी जो कंट्री की, हमारे जैसे हम इन टर्म्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जब हम बात करते हैं कि हमारे देश की टोटल इनकम कितनी है, तो हम उसको मेज़र करते हैं जीडीपी में, कि हमारे कंट्री की, हमारे इंडिया की जो जीडीपी है, करंट जीडीपी क्या है। फिर इसको हम डिस्कस करेंगे कि नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है, जीडीपी का क्या क्या काइंड्स होता है, उसमें जीएनपी भी होता है, और जीडीपी होता है, एनएनपी होता है, एनडीपी होता है। उसमें बहुत सारे 8 तरह के काइंड्स होते हैं, उसमें 8 तरह के उसके इसमें डिवाइड किया गया है, और सबका कैलकुलेशन बताएंगे कि कैसे मार्केट प्राइस पे क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट कैसे होता है। तो उस पर हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे जब ये टॉपिक नेशनल इनकम पढ़ाने के लिए सोचेंगे। तो आज जो है, तो हमने पूरी डिटेल में आपको ये बताई कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन से मेजर इंडिकेटर्स हैं और क्या क्या चीज़ इसमें डिस्कशन करने होते हैं। ठीक है। और एक चीज़ और बताना ज़रूरी है इसमें साथ साथ, कि जब हम डिस्कस करते हैं तो कई टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं। एक होता है हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वर्सेस नॉर्मेटिव। ठीक है। नॉर्मेटिव और पॉजिटिव में डिफरेंस ये है कि ये बेसिकली ये बताती है कि व्हाट व्हाट इज एक्चुअली, मतलब अभी करंट में क्या है, और व्हाट शुड बी, ये मेजर डिफरेंस है। करंट में फॉर एग्जांपल के ले लीजिए आप, कि अगर इंडिया में पॉवर्टी रेट क्या है, उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में क्या क्या परेशानियां आती है, हमारी इकोनॉमी, हमारे जीडीपी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और हम हमारे जो सोशल जो पब्लिक वेलफेयर का क्या स्टेटस है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि जब पॉवर्टी ज़्यादा रहेगी तो हमारी इकोनॉमी को वो जीडीपी में एक नेगेटिव रोल प्ले होता है। तो हमने ये देखा कि अभी इंडिया में जो भी पॉवर्टी रेट है, उसके अगर ये चीज़ इकोनॉमी में एग्जिस्ट कर रही है तो उसका इम्पैक्ट क्या है। लेकिन व्हाट शुड बी, पॉजिटिव में आता है व्हाट शुड बी, कि अगर पॉवर्टी को हमको इरेडिकेट करनी है, पॉवर्टी को पूरे जड़ से ख़त्म करना है, ताकि हम, तो फिर क्या होना चाहिए। तो फिर जो जितने भी पॉलिसी मेकर्स हैं आपके, पॉलिसी मेकर्स जो होते हैं वो, पॉलिसी मेकर्स जो होते हैं कंट्री का, उसका मेन जो काम क्या होता है, वो क्या करते हैं कि पॉजिटिव और नॉर्मेटिव, यानी कि व्हाट व्हाट इज एक्चुअली है ना, व्हाट इज,
ठीक है, व्हाट इज एक्चुअली एंड व्हाट शुड बी। व्हाट शुड बी, ठीक है। अब एक्चुअली जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि पॉवर्टी अगर इंडिया में कंपेरेटिवली बढ़ रही है, अगर मान लेते हैं कि लोग अभी भी पुअर हैं, तो ये एक्चुअल सिनारियो बताता है। इसमें हम किसी चीज़ का एनालिसिस नहीं करते हैं, जो हमारा जो एक्चुअल जो सिनारियो है वो चीज़ बताता है इकोनॉमी में। लेकिन जब पॉलिसी मेकर हैं, ये इसको इसका डेटा को यूज़ करते हुए जब वो अपना फॉर्मुलेशन पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हैं कि व्हाट शुड बी इन फ्यूचर, व्हाट शुड बी द हेल्दी फॉर द आवर इकोनॉमिक कंडीशन, तो एट दैट सिचुएशन द पॉलिसी मेकर्स ऑफ दिस कंट्री already formulated a policy regarding the how to poverty can be removed. In that sense, they are using such kind of tools कि how to remove the poverty in our country. They are using such kind of कि कैसे पॉवर्टी को हम रिमूव करें। तो फिर वो पॉवर्टी के जो नॉर्म्स हैं कि जैसे हमारे जिसमें कि पॉवर्टी को कैसे इरिगेट किया जा सकता है कि अगर हम एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा दें, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएं, एजुकेशन पे हम ध्यान दें, पर कैपिटा इनकम का हमारा पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज करें। तो इस पे हम नेक्स्ट क्लास में और बहुत सारी डिटेल में इस पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी क्लास है। बहुत सारे बच्चों ने ये मुझसे डिस्कस किया था कि सर इस पे कुछ थोड़ा सा नॉन इकोनॉमिक बैकग्राउंड वाले जो बच्चे हैं को था कि इकोनॉमिक्स तो पढ़ रहे हैं लेकिन डिटेल में थोड़ा सा जानना ज़रूरी है। तो इसी पर्पज़ के लिए मैंने आज छोटा सा लिया, और जिसमें हमने कई स्लाइड में आपको बताया कि पहला तो हमने बताया कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन ये कितना है, इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, डिमांड एंड सप्लाई। इसको मैं एक कंक्लूड कर रहा हूँ। डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है, उसको दोनों के बीच में जो ट्रेड ऑफ होता है उसकी वजह से क्या होता है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो भी संसाधन है उसको कैसे हम लोगों तक पहुंचाएं, यानी कि जिसको जो ज़रूरत है। क्योंकि इंसान की ज़रूरत ऐसी होती है कि हर कोई चाहेगा कि मुझे वो चीज़ मिल जाए, लेकिन पॉलिसी मेकर का काम क्या होता है कि हमें उसी तक पहले पहुंचाना है। मिसाल के तौर पर ले लीजिए मुजफ्फरपुर अगर डिस्ट्रिक्ट में देखना है कि भाई कितने बच्चे जो ऐसे हैं मालन्यूट्रिशन के शिकार हैं, कितने बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा गरीबी में जी रहे हैं, तो कोई ऐसे पॉलिसी लाए कि ताकि उन बच्चों को पहले फोकस किया जाए, ना कि इन जनरल बच्चों के लिए। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी जो होती है वो क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इस तरह से एलोकेट किया जाए कि जिससे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट की जो जो भी ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट मिले, और वो जो प्रॉब्लम है, जो इश्यूज है, वो चेक डाउन करे। और दूसरे स्लाइड में मैंने बताया था कि आप कैसे मैक्रो और माइक्रो लेवल के बीच में आप डिफरेंस को समझ सकते हैं कि क्या होता है मैक्रो माइक्रो लेवल इकोनॉमिक्स क्या होता है। मैक्रो होता है कि स्टडी ऑफ द स्मॉल एंटिटीज, एंड माइक्रो में होता है कि स्टडी ऑफ द एज ए होल एग्रीगेट लेवल। तो हम इस पर डिस्कशन किया, उसका इंडिकेटर्स में मैंने लिया कि माइक्रो में जो था फॉर्म्स, कंज्यूमर प्राइसेस, डिमांड एंड सप्लाई एक्सेट्रा, एंड दोनों के बीच में कैसे इक्विलिब्रियम क्रिएट की जाती है। और जैसे एग्जांपल दिया था मैंने फॉरेस्ट का, तो और उस पे लिया। और फिर तीसरा स्लाइड में आपको मैंने बताया था कि कैसे एक इंडस्ट्री में मैक्रो लेवल पे इंडस्ट्री हम कैसे एक लिया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते किसे हैं। तो और उसमें मैंने एक एग्जांपल लिया था मोबाइल इंडस्ट्रीज का, उसमें लिया था कि बहुत सारे उसमें मोबाइल इंडस्ट्री में बहुत सारे फर्म्स हैं, और जिसमें जियो और वोडाफोन और एयरटेल को मैंने एग्जांपल लिया था। तो और इसका जो मेन इंडिकेटर्स है, इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, मॉनेटरी पॉलिसी और नेशनल इनकम है, इस पर हमने डिस्कशन किया था। और लास्ट में हमने ये लिया था कि फिर एक टर्मिनोलॉजी है कि जिसमें हम डेफिनेशन है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वर्सेस नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, इस पर हमने डिस्कशन किया था। और व्हाट शुड बी एंड व्हाट एक्चुअली, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है उसको डिस्कस किया था। और आई विल डिस्कस लेटर इन डिटेल्स रिगार्डिंग द ऑल दीज थिंग्स। थैंक यू वेरी मच।